अध्याय 56। स्टार ब्रॉडकास्टिंग रूम अक्सर उद्योग में उभरते सितारों को कार्यक्रम में अतिथि भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा, क्योंकि प्रशंसक प्रश्न उत्तर अनुभाग बहुत लोकप्रिय है। इस समय रेटिंग थोड़ी अधिक होगी, लेकिन आज के लाइव प्रसारण के वेबमास्टर ने पाया कि रेटिंग न केवल बढ़ी बल्कि सामान्य दर से 2-3 गुना बढ़ गई। प्रशंसकों द्वारा सर्वर को लगभग क्रैश कर दिया गया था। जब वेबसाइट का रखरखाव चल रहा था, प्रशंसक उत्साहपूर्वक इन प्रफुल्लित करने वाले क्षणों को पोस्ट कर रहे थे। @सेसम सीड सरकार, ब्रेकिंग न्यूज, @KY लैम और @छूतुवु एनजीयू ने सरकार की बहन की मुहर को पार कर लिया है। हमारे 500 तिल के बीज भाइयों ने एक शानदार जीत हासिल की है। एक और सवाल यह है कि क्वीन क्वोक कब रिलीज होगी? मैं बहुत उत्साहित हूँ। सेसमी गवर्नमेंट वीबो प्रशंसकों द्वारा बनाया गया था। इससे पहले काई लैम और तुवु ऑनलाइन इतने प्रसिद्ध थे कि इस बहन जोड़े के सीपी के प्रशंसकों को उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुरंत एक मुख्यालय स्थापित करना पड़ा और हर दिन उन दोनों की तस्वीरें एकत्र करनी पड़ी। वैसे तो काई लेम का जवाब कोई रहस्य नहीं था, लेकिन मालिक ने खुद इसकी पुष्टि की, तो फैंस क्लब खुश कैसे न हो सकता था। वैसे लोग हमेशा लालची होते हैं। जब बहनों ने केवल 2 गेम शो में एक साथ भाग लिया, तो फैंस संतुष्ट नहीं हुए और तस्वीरें भी बेहद कम थी। सौभाग्य से सरकार द्वारा उन्हें याद दिलाने के कारण उन्हें अचानक याद आया, यह सही है, क्या अभी भी ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है? इतना ही नहीं, अफवाह वाली स्क्रिप्ट को संशोधित किया गया है। दोनों लोगों ने अनगिनत बार एक दूसरे के साथ सहयोग किया है। प्रशंसक पर्याप्त कुत्ते का भोजन नहीं खा सकते हैं। हर कोई अपने दिलों को फाड़ने के बिंदु पर खुजली कर रहा है। हर दिन वीबो आधिकारिक के माध्यम से वे लगातार रोते हैं और उन्हें जल्दी से इसे जारी करने का आग्रह करते हैं। लड़कियों की इच्छा थी कि वे क्रू की गर्दन पकड़कर उन्हें हिला सके और पूछ सके कि उन्होंने अभी तक सामान क्यों नहीं छोड़ा। क्रू इतना अच्छा प्रमोशन का मौका कैसे छोड़ सकता था? दरअसल पोस्ट प्रोडक्शन का काम काफी समय पहले ही खत्म हो चुका है और रिलीज की तारीख अगले महीने के अंत में तय की गई है। लेकिन निर्देशक लियांग ने महसूस किया कि जब जी लिन और सी यू हॉट थे तो क्यों न एक पूर्वावलोकन आयोजित किया जाए और मुख्य अभिनेताओं से मुलाकात की जाए। मेहमान यादृच्छिक रूप से चुने गए भाग्यशाली प्रशंसक होंगे। इस पद्धति से न केवल प्रतिष्ठा बढ़ेगी बल्कि फिल्म चालक दल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। जैसे ही खबर फैली, प्रशंसक सभी पागल हो गए, लेकिन केवल 50 टिकट थे और इसे देखने वाले लोगों की संख्या कम संख्या नहीं थी। अंत में यह केवल प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करेगा। लियू यू वास्तव में चुने गए 50 लोगों में से एक होने के लिए बेहद भाग्यशाली था। जब उसने वीबो आधिकारिक संदेश देखा कि उसने पुरस्कार जीता है, तो उसने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ ली। थोड़ी देर बाद ही उसे विश्वास हो गया कि यह सच था। लियू यू अपनी खुशी को रोक नहीं पाई और अपनी कुर्सी पर उछल पड़ी। पूर्वावलोकन केवल एक बार आयोजित किया गया था। किसी मीडिया को आमंत्रित नहीं किया गया था। केवल प्रशंसक ही उपस्थित थे। इतना ही नहीं, उसे मुख्य अभिनेता के साथ बातचीत करने का भी मौका मिला। यह वास्तव में जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। उसने वास्तव में पुरस्कार जीता। शायद यह तथ्य कि उसने तिल के बीज फैन क्लब की स्थापना की और हर दिन उन दोनों के लिए लगातार खुश होकर आकाश को स्थानांतरित कर दिया। सी वू और फिर बहन सीपी की एक प्रशंसक, आदर्शों और विचारों के साथ एक तिल के बीज लड़की के रूप में लियू यू ने अपनी छाती को थपथपाया और अपनी बहनों से पुष्टि की कि वह निश्चित रूप से अपने मिशन को अपमानित नहीं करेगी। इतने सारे लोगों के सामने लेखक,
और न ही वह एकमुश्त कह सकती थी कि वह अभिनय नहीं करना चाहती थी। वह केवल हंस सकती थी और कह सकती थी कि यह सब था भाग्य। लेकिन किसने सोचा होगा कि कुछ दिनों बाद सहायक शेन यू फैशनेबल स्ट्रेटेजी के लिए ऑडिशन स्क्रिप्ट लेकर आई और उसे उसके सामने रख दिया। शेन यू की चमकती आंखों और गर्व भरे भाव को देखते हुए, मुझे पता है कि तुम अभिनय करना चाहती हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। सी वू चुप हो गई। सी वू, तो यह कहना कि एक सहायक बहुत अधिक काम करने वाला है और लोगों के दिलों को बहुत समझता है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों में सी वू को न जाने कितने बहाने मिले। यह सुनकर कि ख्वीन क्वोक का दल एक पूर्वावलोकन आयोजित करेगा, शेन यू का ध्यान दूसरी ओर चला गया। अब उसे बिक्री को बढ़ावा देने की चिंता नहीं रही। तभी सी यू ने राहत की सांस लेने की हिम्मत की। और इस तरह के आयोजन में भाग लेने के लिए किसी को शाम का गाउन तैयार करना चाहिए, लेकिन सी यू के पास एक भी नहीं था। ल्यूक तिन्ह चाओ को यह बात कहाँ से पता चली, यह नहीं जानते हुए, जबकि वह अभी भी कपड़ों के बारे में चिंतित थी, थम दुएत एक पोशाक लेकर दरवाजे पर आई। यह मुझे मिस्टर ल्यूक के सचिव ने दी है। शेन यू को नहीं पता था कि लू शिंगझो का सी वू के साथ किस तरह का रिश्ता था। उसे वह चीज देने के बाद उसने तुरंत धीमी आवाज में पूछा, बहन सी वू, क्या राष्ट्रपति लू हैं? गलतफहमी के लिए यह उसकी गलती नहीं थी। आखिरकार शेन यू की नज़र में वह हुआन यी का महाप्रबंधक था। यह सुनकर किसी वू के पास औपचारिक कपड़ों का एक सेट गायब था, उसने तुरंत वह चीज भेज दी। अगर यह जानबूझकर नहीं था तो और क्या हो सकता है? अगर लू शिंगझो यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से शेन यू के मुंह को ढक देता और उसे अब और बकवास नहीं करने देता। यह उसका इरादा नहीं था। वह व्यक्ति नहीं था जो हर मिनट और हर सेकंड सी वू पर ध्यान देता था। पोशाक की शैली सभी 5वें मास्टर लू द्वारा चुनी गई थी। कपड़े भी 5वें मास्टर लू द्वारा भेजे गए थे। उसने श्रेय लेने की हिम्मत नहीं की। सी वू ने बॉक्स खोला। पोशाक हर तरह से उत्तम थी। सभी विवरण हाथ से कढ़ाई किए गए थे। यह सिर्फ बहुत सरल था। उसने इसे पहना और जब उसने आईने में देखा तो उसे अचानक लगा कि यह रूप किसी से मिलता जुलता लग रहा है। सी वू ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि आइटम देने वाला व्यक्ति कौन था। उसने फिर से बॉक्स को खंगाला और निश्चित रूप से नीचे एक कागज का टुकड़ा था जिस पर केवल 3 शक्तिशाली शब्द थे, लू युआन है। सी वू ने पोशाक को छुआ, अपने दिल में कोसते हुए, यह आदमी वास्तव में दबंग है। उसने उसकी राय पूछने की भी जहमत नहीं उठाई और इसे अपनी पसंद के अनुसार चुना, और उसे डर था कि वह गलत समझेगी कि किसी और ने उसे दिया है। इसलिए उसने बॉक्स के नीचे एक हस्ताक्षरित कागज का टुकड़ा छोड़ दिया, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। शेन यू एक तरफ खड़ी हो गई और झांक कर देखा। उसने पाया कि सी वू के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सी वू बहन को यह पोशाक पसंद नहीं आई? लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता। वह वाकई एक लड़की है। प्रीव्यू के दिन थिएटर के बाहर मीडिया और प्रशंसकों की भीड़ थी जो अपनी मूर्ति को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। भले ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, फिर भी वे एक साथ भीड़ में थे। यह देखकर तुवु ने जल्दी से थम दुएत को पीछे के दरवाजे पर खींच लिया और भाग्यशाली रही कि बच गई। 50 चुने हुए प्रशंसक पहले से ही अंदर इंतजार कर रहे थे। अभिनेताओं की सीटें आगे की पंक्ति में थी। इससे पहले कि तुवु आगे कदम बढ़ा पाती, वह काई लैम से टकरा गई। बहन, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। जीलिन ने उसे सबसे अच्छे दृश्य वाली जगह पर खींच लिया, फिर बहुत स्वाभाविक रूप से चाय परोसी और सी वू के लिए पानी डाला।
उसकी हरकतें सहायक शेन यू से भी ज्यादा कुशल थी। शेन यू ने पीछे से देखा। उसे लगा कि उसके पास अपने कौशल का उपयोग करने के लिए वास्तव में कोई जगह नहीं है। जब जी लिन ने उसका हाथ खींचा तो सी वू को लगा कि 50 जोड़ी आंखें एक साथ यहाँ देख रही हैं और कैमरों की क्लिक की आवाज भी सुन सकती थी। उसने अपना माथा थाम लिया, अपने मूर्ख छोटे भाई को देखा जो बेहद खुश था, और धीरे से याद दिलाया, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अपनी छवि बनाए रखो। न केवल जी लिन ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने प्रशंसकों की ओर खुशी से हाथ भी हिलाया। तुरंत कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजने लगी। उसने अपनी सहायक जियाओ को आंख मारी। वह समझ गई और 2 बड़े बैग उठाकर प्रशंसकों के पास ले गई। जी लिन ने एक माइक्रोफोन उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई यहाँ तक आया है। यह एक उपहार है जिसे मेरी बहन और मैंने तैयार किया है। प्रत्येक व्यक्ति को एक काले तिल की रोटी और एक कस्टर्ड रोटी मिलेगी। आप इसे फिल्म देखते समय नाश्ते के रूप में मान सकते हैं। क्वीन क्वोक का समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह अज्ञात था कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन 2 शब्दों, मेरी बहन, को जी लिन ने पूरी तरह से जोड़ दिया। सीयू ने आश्चर्य से पूछा, आपने इसे कब तैयार किया? लेकिन प्रशंसकों ने इसे नहीं सुना। कुछ लोग अपनी खुशी को रोक नहीं पाए और चिल्लाते रहे। वो ने पलटकर देखा कि कुछ लड़कियां बैनर पकड़े हुए थीं, जिस पर लिखा था, तिल और अंडे के दूध के जहाज को जीवन भर आगे बढ़ाओ। इस पूर्वावलोकन में कितने लोग शामिल थे? लगभग सभी 50 भाग्यशाली लोगों को तिल और अंडे के दूध के सीपी के बारे में पता था। काई लैम ने इतना उचित उपहार दिया कि लड़कियों ने अपने दिल में यह बात समझ ली, लेकिन सभी मुस्कुरा दी और कुछ न कहने पर सहमत हो गई। दोनों लोगों को देखने वाली नज़र में थोड़ी ज्यादा सहनशीलता थी, जैसे एक दयालु माँ अपने 2 बच्चों को देख रही हो। लियू यू को अभिनेताओं की सीटों के सबसे नजदीक वाली पंक्ति में बैठाया गया था। संयोग से वह जी लिन और सी यू के ठीक पीछे बैठा था। उसने उत्साह से अपना फोन खोला और उन 2 बंस की तस्वीर ली जो अभी वितरित किए गए थे। मुझे कस्टर्ड बंस बहुत पसंद है, बहनों, आओ और चीनी खाओ। तिल के बीच सरकार, आज भाई काई ने खुद को और अपनी बहन को मुझे दे दिया। क्या आपको लगता है कि मुझे इसे खा लेना चाहिए? कुछ ही मिनटों से भी कम समय में टिप्पणी, खाओ खाओ खाओ, स्क्रीन भरी हुई थी। हालांकि वे वहां नहीं थे, लेकिन हमारी बहन एक है ना? अगर आप खुश हैं, तो मैं भी खुश हूं। सीयू ने उन 2 बंस को देखा, जिन्होंने प्रशंसकों को लगभग दंगा करने पर मजबूर कर दिया था। उसने जी लिन की आस्तीन खींची और धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? जी लिन ने एक बात पूछी लेकिन दूसरी बात का जवाब दिया। उसने जोर से कहा, यह कुछ भी नहीं है। क्या आप नहीं देख सकते कि हर कोई बहुत खुश है? क्या आप कृपया मेरी बहन को बता सकते हैं कि क्या सभी को यह उपहार पसंद आया? अंतिम वाक्य यहाँ बैठे सभी प्रशंसकों को संबोधित था। प्रशंसकों ने एक स्वर में उत्तर दिया, यह पसंद है। जी का अपनी बहन को दिखावा करना कितना सुंदर है। सीयू, उसका मतलब यह नहीं था। जी लिन ने इसे नजरअंदाज कर दिया और स्वचालित रूप से मान लिया कि प्रशंसक कह रहे हैं कि इस उपहार को पसंद करना उसकी बहन को पसंद करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। सच्चाई वाक्पटुता के लिए जीतेगी। स्पॉइलर, लियू वू जिया ने बौद्ध मोतियों के साथ छेड़छाड़ की। अपने दिल में बेहद खुश महसूस करते हुए उसने सम्मान से उसकी प्रशंसा की। बुरा अभिनय नहीं। लेकिन जैसे ही लियू वू जिया ने बोलना समाप्त किया, स्क्रीन ने यूं है के सो जाने के बाद का दृश्य दिखाया। नया सम्राट चुपके से भूमिगत महल में प्रवेश करता है। बिस्तर के किनारे पर बैठकर उसे पूरी रात देखता है। अंत में मदद नहीं कर सकता लेकिन उसका हाथ पकड़कर साथ सो जाता है।
ल्यूक नगुगिया उदास थे। उन्होंने तुरंत अपने शब्दों को सुधारा, ठंडे और निर्दयतापूर्वक टिप्पणी की, यह हिस्सा बहुत अधिक अभिनय है, प्रदर्शन भी खराब है। अध्याय 57। एक बार फिर इस बात पर जोर देने के बाद कि तू वो मेरी बहन थी, काई लैम ने प्रशंसकों की एकमत चिल्लाहट सुनी और बहुत सहज और तनावमुक्त महसूस किया। तू वो ने अपना चेहरा ढकने के लिए फिर से हाथ उठाया, यह नहीं जानते हुए कि कितने लोग देख रहे थे, इसलिए टीटी शर्मिंदा था। एक सेलिब्रिटी के रूप में उसे इसकी आदत होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से टू वू का मनोरंजन उद्योग में रहने का कोई इरादा नहीं है। फिल्मों में अभिनय करने और गेम शो में भाग लेने के अलावा उसका प्रशंसकों के साथ इतना करीबी संपर्क कभी नहीं रहा। आज तक उसे खुद देखने को मिला कि प्रशंसक कितने भावुक हैं। टू वू को इतनी सारी चमकती आंखों से घूरे जाने पर बहुत असहज महसूस हुआ, इसलिए उसने जल्दी से काई लैम को खींचकर बैठा दिया। सौभाग्य से अभिनेता की सीटें प्रशंसकों की सीटों से काफी दूर थी और वह छोटी कद की थी, इसलिए जब वह बैठीं तो कुर्सी के पीछे के हिस्से से उनका दृश्य अवरुद्ध हो गया। तभी टू वू को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ए लैम, मजाक बंद करो, हम आज मुख्य पात्र नहीं हैं। यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि काई लैम ऐसा क्यों करना चाहती है। पिछले लाइव प्रसारण में इस बेवकूफ ने अपने रिश्ते की घोषणा की, लेकिन नेटिजन्स ने इस पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वह मजाक कर रहा है। काई लैम कुछ समय के लिए इससे हतोत्साहित हो गए थे और अब तक वे इसकी पुनः घोषणा करने के लिए उपयुक्त समय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह रहस्य वास्तव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो यह काई लैम की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। टू वू ने सोचा, शायद इसे इतनी जल्दी सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे पहले काई लैम को काई परिवार से संबंध खत्म करने देना चाहिए था। मैंने उन्हें बस एक छोटा सा उपहार दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें फोन करने के लिए मजबूर किया। काई लैम ने औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन अपनी बहन की असहाय निगाहों को देखकर उसने तुरंत अपना रवैया बदल दिया और आज्ञाकारी रूप से अपनी गलती स्वीकार कर ली। यह मेरी गलती है, अगली बार मैं निश्चित रूप से इतनी लापरवाह नहीं रहूंगी। टू वू वह और क्या कह सकती थी। जब फिल्म का प्रीमियर होने वाला था तो टू वू ने हान दीम दीम और हुआ थान उयेन को एक के बाद एक आते देखा। हान दीम दीम ने अपने होठों को भींच लिया, उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया, मानो वह अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही हो, जबकि उसके पीछे हुआ थान उयेन कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट दिख रही थी। उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक डिजाइनर सामानों से ढका हुआ था। उसकी लार टपकती हुई सूरत ने दूसरों को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। हान डीएम ने देखने की भी जहमत नहीं उठाई, सीधे टू वू के बगल वाली खाली सीट पर चला गया, बैठ गया और एक शब्द भी नहीं बोला। जैसे ही हुआ थान उयेन को लक्ष्य का पता चला, वह तुरंत काई लैम की ओर चल पड़ी। जाहिर है कि वह उसके बगल में स्थान लेना चाहती थी। माँ, काई लैम ने मन ही मन कोसा, क्या यह पागल औरत अंधी है? वह तो उसे इंडस्ट्री से बाहर निकालना चाहता था, फिर भी वह बेशर्मी से उससे चिपकी हुई है। सामान्य लोग जो इसका सामना करते थे, वे उससे बहुत दूर रहते थे, चाहते थे कि वे उसकी दृष्टि से गायब हो जाएं। लेकिन हुआ किंगवान अब एक सामान्य व्यक्ति नहीं थी, वह उसे जानने के लिए सब कुछ नजरअंदाज कर सकती थी। जी लिन को समझ में नहीं आया, क्या यह हो सकता है कि हुआ किंगवान एक एम था? जी लिन तुरंत सीट बदलना चाहता था, लेकिन सीयू के बगल वाली सीट पहले ही हान तियान तियान द्वारा ले ली गई थी। इसके अलावा वहां बहुत सारे लोग उसे घूर रहे थे। वह एक बच्चे की तरह नहीं हो सकता था और जोर से जू किंगवान को भगा सकता था। इससे फिल्म क्रू की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचता।
हुआ थान उयेन को यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गई। उसे बैठते देख जी लिन की आंखें चमक उठीं। उसने डायरेक्टर लियांग को मुख्य द्वार से अंदर आते देखा, इसलिए चुपचाप सी वू को स्थिति समझाने के बाद वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और डायरेक्टर लियांग के पास गया। बहुत स्वाभाविक रूप से उसके साथ बातचीत शुरू की। थोड़ी देर बात करने के बाद वह बैठ गया। हुआ थान उयेन ने देखा कि काई लैम भाग रही थी। उसके तीखे नाखून कुर्सी में गहराई तक गड़ रहे थे। हुआ थान उयेन वास्तव में निर्देशक लोंग से डरती थी। वह जानती थी कि वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। काई लैम फिर से उसके पीछे छिप गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे चिपकी रहे और उसे जाने न दे। काई लैम चली गई। बेशक वह तूवू के पास नहीं बैठ सकती थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और सीटों की सबसे दूर की पंक्ति की ओर चली गई। हान डीएम उसके बगल में बैठी थी। हर दृश्य को बिना किसी चूक के देख रही थी। उसने अपनी आंखों की गहराई में व्यंग्य को छिपाने की जहमत नहीं उठाई, ठंडी सांस ली और बुदबुदाया, यह उचित था। क्या हुआ थान उयेन ने तुम्हें नाराज किया? तूवू ने अपना सिर झुकाया और धीरे से पूछा। अगर वह गलत नहीं थी तो हान दीम ने शायद ही कभी हुआ थान उयेन के साथ बातचीत की हो। उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हान दीम गुस्से में चली गई और यहाँ तक कि उसका मजाक उड़ाने के लिए अपना मुंह भी खोला। यह हुआ थान उयेन उसे चिढ़ा रहा होगा। हान तियान और सी वू के बीच का रिश्ता उसे अपने दिल में न रखने के लिए पर्याप्त था। उसने ठंडे स्वर में कहा, इसे भूल जाओ। उसने मेरी भूमिका चुरा ली। यह उद्योग में असामान्य नहीं है। यदि आपके पास चोरी करने की क्षमता है तो निश्चित रूप से आपके पास एक मजबूत समर्थक होना चाहिए जब तक आप बहुत दूर नहीं जाते हैं। लेकिन हुआ किंग वान ने जाकर मुझसे माफी मांगी। हालांकि हान तियान शुद्ध और सौम्य थी, वह खुद बेहद गर्म स्वभाव की थी। अन्यथा वह कंपनी के दोहरेपन के कारण समूह को नहीं छोड़ती। काई लैम की बात करें तो फिल्म उद्योग में उनका बहुत प्रभाव है, इसलिए इस क्षेत्र में हुआ थान उयेन की गतिविधियों को रोकना बहुत सरल है। लेकिन उनके पास टेलीविजन उद्योग तक पहुंचने की क्षमता नहीं है। हुआ थान उयेन को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाई, इसलिए उनके पास अपना फिल्मी करियर छोड़कर टेलीविजन में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वह कोई प्रसिद्ध स्टार नहीं थी और उसे अच्छी पटकथा वाली टीवी श्रृंखला में मुख्य भूमिका नहीं मिल पाती और वह अतिरिक्त कलाकार की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसे एक योजना बनानी पड़ी। उसने स्टॉक ट्रेडिंग से अर्जित सारा कमीशन फिल्म क्रू में निवेश कर दिया और ऐसे ही संयोगवश उसकी मुलाकात हान तियान से हुई जो भाग्य की तलाश में था। फिल्म क्रू ने हान डीएम के साथ बातचीत पूरी कर ली थी, लेकिन हुआ थान उयेन ने लोगों पर पैसे लुटाए। कोई भी फिल्म क्रू ऐसा नहीं था जिसके पास पैसे की कमी न हो, इसलिए उन्होंने हान डीएम को बाहर निकाल दिया और हुआ थान उयेन को भूमिका दे दी। हान दीम को किसी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन अभी अभी वह दालान में हुआ थान उयेन से टकरा गई। वह माफी मांगती रही, कहती रही कि उसे वाकई इस अवसर की जरूरत थी, कि वह भविष्य में उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करेगी। और हान दीम से यह भी पूछा कि क्या वह सहायक भूमिका निभाने का इरादा रखती है। हान डीएम इतनी गुस्से में थी कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। सहायक भूमिका? वह इतनी दुखी नहीं है कि उसे बचाने के लिए हुआ थान उयेन की जरूरत पड़े। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि काई लैम हुआ थान उयेन से इतनी नफरत क्यों करती है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि इस लड़की के दिमाग में वाकई कोई समस्या है। हान डीएम जितना ज्यादा इस बारे में सोचती, उसे उतना ही गुस्सा आता। अवसर खोना महत्वपूर्ण नहीं था,
लेकिन उसके सामने दिखावा करने की हिम्मत करना वास्तव में असहनीय था। वह हमेशा से सीधी सादी रही थी, इसलिए उसे दालान में हुआ थान उयेन के साथ बहस करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उस समय हान डीएम ने आसपास किसी को नहीं देखा, लेकिन थोड़ी देर तक डांटने के बाद उसने तस्वीरें खींचने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक व्यक्ति जल्दी से दरवाजे से बाहर भाग रहा था। बिना सोचे समझे उसने जान लिया कि किसी ने अभी अभी बहस सुनी है। हान दीम ने तुरंत हुआ थान उयेन से पूछा, लेकिन उसने दांत पीसते हुए कहा कि वह कुछ भी नहीं जानती। उसने यह बात स्वीकार करने से इनकार कर दिया, भले ही वह मर जाए, और जोर जोर से रोने लगी। उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकी। यदि हान डीएम को अब भी यह पता नहीं है कि यह एक जाल है, तो उसे सचमुच अपने गृहनगर वापस जाकर मछलियां पालना और सब्जियां उगानी चाहिए। मैंने अपने सहायक को जांच करने को कहा और किसी को प्रेस पर नजर रखने को भी कहा। मुझे डर है कि कोई रिकॉर्डिंग हो सकती है। हान डीएम का चेहरा काला पड़ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय हुआ थान उयेन ने एक शब्द का खंडन करने की जहमत नहीं उठाई। यह पता चला कि वह तैयार थी। तूवू ने भौहें सिकोड़ी। क्या वह पागल है? हुआ थान उयेन एक अलग व्यक्ति बन गया था, बहुत महत्वाकांक्षी और अधिक बेईमान। वह फिर से वही पुरानी बात करना चाहती है, जैसे पिछली बार उसने तूवू को बदनाम करने, हान दीम को रौंदने के लिए किसी को काम पर रखा था ताकि वह खुद को ऊपर उठा सके। क्या वह इतनी प्रसिद्धि चाहती है? हान डीएम ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह पागल है या नहीं। उसने मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की है। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। वह सच में एक पागल कुत्ता था जो बेतहाशा काटता था। उसने पहले कभी उसे छुआ नहीं था और आम तौर पर वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। फिर भी उसने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। हान दीम भी थोड़ा चिंतित था। उसने कंपनी छोड़ दी और उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। सब कुछ पहले जैसा अच्छा नहीं था। कार्यालय में केवल कुछ ही लोग थे और उनकी योग्यताएं उतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह इसे जाने नहीं देगी, फिर भी उसे डर था कि इस बार कोई घोटाला हो जाएगा। डरो मत, मैं तुम्हें कोई रास्ता सोचने में मदद करूंगा। तूवू ने अपने हाथ में फोन देखा और तुरंत ल्यूक तिन्हचाओ के बारे में सोचा। वह हुआनघे के जनरल डायरेक्टर थे और हुआ थान उयेन के सीधे नेता भी। हान डीएम अकेले ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हुआनघे कर सकते हैं। उन्हें बस बड़े परंपरावादियों को पहले से बता देना चाहिए, फिर हान डीएम के प्रतिकूल खबरों को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। हान डीएम ने तूवू की बातों को दिल पर न लेते हुए अनिच्छा से मुस्कुराया। वह जानती थी कि तूवू के काई लैम के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन अच्छे संबंध होना मीडिया को चुप कराने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा वह यह भी नहीं जानती कि इस गंदे काम के पीछे कौन है। धन्यवाद। ठीक है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगा। उस कष्टप्रद बग में शामिल न हो। हुआ थान उयेन का जिक्र करते हुए हान डीएम का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। तूवू ने उसके हाथ थपथपाए जैसे वह चुपचाप उसे सांत्वना दे रहा हो। सभी लोग आ चुके थे। निर्देशक लियांग हमेशा की तरह खड़े होकर धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और फिर तुरंत फिल्म शुरू हो गई। शुरुआती दृश्य में सैनिकों का एक समूह महल की पोशाक में कई महिलाओं का पीछा करता है। घुमावदार गलियारों से, शाही उद्यान से, शानदार और भव्य महल से। रास्ते में लगातार हत्या की आवाजें आती हैं। कुछ महिलाओं को तलवारों और चाकुओं से मार दिया गया। कुछ इतनी घबरा गईं कि वे गलत रास्ते पर भाग गईं। अंत में केवल 2 बहनें, वैन हुआ और वैन मोंग बचीं। शुरुआती दृश्य में कोई परिचय या शब्द नहीं है, लेकिन निर्देशक लोगों की क्षमता बेहद गहन है। सिर्फ एक छोटी सी क्लिप में
उन्होंने शाही महल के विनाश के बाद के अराजक दृश्य को पूरी तरह से चित्रित किया। प्रशंसक अपनी सांस रोके रखने से खुद को नहीं रोक सके, खासकर जब दोनों बहनों को विद्रोहियों ने खोज लिया, जो लगातार उनका पीछा कर रहे थे और कदम दर कदम उन्हें दबा रहे थे। कुछ महिला छात्र इतनी घबरा गईं कि उन्हें ठंडे पसीने आ गए। लियू यू कस्टर्ड बन चबा रहा था, लेकिन कथानक से इतना आकर्षित हो गया कि वह बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देखता रहा और बन को मुंह में निगलना भूल गया। जब यून मिंग ने भागने के लिए अपनी बड़ी बहन को धक्का दिया, तो वह खुद गुप्त मार्ग से भाग गई, जबकि यून हे को विद्रोहियों ने बुरी तरह से बांध दिया था और उसे पिछले राजवंश के अवशेषों का स्थान बताने के लिए सभी प्रकार की यातनाएं देने के लिए मजबूर किया, तो उसका दिल तुरंत दुख गया। लियू यू अकेले नहीं है जो ऐसा महसूस करते हैं। प्रशंसकों ने तुवु का पीला चेहरा और कांपता हुआ शरीर देखा, लगातार खून खांस रहे थे और उनका दिल टूट गया। तुवु के प्रशंसकों को सभी जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आम तौर पर जब वह गेम शो में भाग लेती है तो वह इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाती है। यह बहुत गंभीर नहीं लगता है। लेकिन फिल्म क्रू के अनुसार फिल्मांकन के दौरान तुवु ने पूरी तरह से नंगे चेहरे को धारण किया था। दूसरे शब्दों में, यह उसका सबसे वास्तविक रूप है। तो क्या खून की उल्टी भी वास्तविक नहीं है? लेकिन अजीब बात यह है कि बीमार दृश्य में तुवु के अभिनय में एक बहुत ही खास तरह की आभा है। अन्य अभिनेताओं के पास उससे ज्यादा अनुभव और कौशल हो सकता है, लेकिन वे उस भूमिका को उतनी अच्छी तरह से नहीं निभा सकते। उसकी हरकतें, यहाँ तक कि जब वह अपने हाथ या पैर उठाती है, तो भी उसकी बीमारी, कोमलता और कमजोरी चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह दिखती है। लेकिन जब फिल्म में पहली बार वान हुआ को नए सम्राट को देखा गया, तो प्रशंसकों का दिल का दर्द उत्सुकता में बदल गया। आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार यह दृश्य आ गया है। एक सिंहासन पर बैठा और सम्राट बन गया, दूसरा अपने देश का कैदी बन गया। उनकी नजरें मिली। नए सम्राट को दुनिया के बारे में इतनी ईमानदारी और अंतर्दृष्टि वाली महिला कभी नहीं मिली थी। उसके आसपास प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे कोई जीवन साथी नहीं मिल पाया। इसलिए नए सम्राट ने यह बात सभी से छिपाई और गुप्त रूप से वान हुआ को भूमिगत महल में कैद कर दिया। जब नए सम्राट ने यून हे की ठोड़ी पकड़ी और उसे सीधे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया, तो लियू यू अपने दिल में उत्साह को रोक नहीं पाई। जब नए सम्राट ने यून हे को भूमिगत महल में ले जाया, तो लियू यू के होठों पर मुस्कान कभी नहीं मिट पाई। जब तक नए सम्राट को यून हे की प्रतिभा पर पूरी तरह से यकीन हो गया, तब तक उसे केवल एक कैदी के रूप में मानने का उनका रवैया धीरे धीरे अपने बड़ों पर भरोसा करने के रवैये में बदल गया। खासकर जब नए सम्राट ने सोने के लिए बिस्तर के किनारे पर यून हे के झुकने का फायदा उठाया। वह सावधानी से घुटनों के बल बैठा और धीरे से अपना सिर उसकी जांघ पर टिका दिया। उसकी आंखें दूर देखने को तैयार नहीं थी। लियू यू लगभग चीख पड़ी। इस समय उसका दिल असहज रूप से खुजली कर रहा था। यह वास्तव में मीठा शहद था जो मक्खियों को मार सकता था। अभिनेताओं की सीटों पर सीयू भी बहुत गंभीरता से देख रही थी। यह पहली बार था जब उसने तैयार उत्पाद देखा था। उसने शुरू में सोचा था कि उसका अभिनय बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन पूरी चीज देखने के बाद वह थोड़ा हैरान हुई, तो उसका प्रदर्शन इतना अच्छा था। कमरे में रोशनी बहुत कम थी और कभी-कभी लोग आगे पीछे चलते रहते थे, इसलिए जब कोई उसके पास से गुजरा तो तुवु को पता नहीं चला, लेकिन यह व्यक्ति उसके ठीक बगल में बैठ गया। हवा में चंदन की परिचित खुशबू फैली और सीयू का चेतावनी रडार तुरंत चालू हो गया। उसने असमंजस में अपना सिर घुमाया। इतनी नजदीकी से बस थोड़ी सी रोशनी ही उसके लिए यह देखने के लिए पर्याप्त थी कि उसके बगल में कौन था। यह वास्तव में था
पांचवा मास्टर, तू ने धीरे से पुकारा। सौभाग्य से आवाज इतनी तेज थी कि उसकी आवाज दब गई। उसके बगल में बैठा हान डीएम कुछ भी नहीं जानता था और अभी भी ध्यान से पॉपकॉर्न खा रहा था। ल्यूक मुंह कुर्सी पर सीधे बैठे थे, जैसे उनका यहाँ आना एक बहुत ही सामान्य बात हो और चर्चा करने लायक कुछ भी न हो। लेकिन तू के संबोधन का तरीका सुनकर वह थोड़ा मुस्कुराया। तुमने उसे गलत कहा। तू स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर बाद ही उसे याद आया। ऐसा लगा जैसे आखिरी बार लू वुजिया ने उसे अपना नाम पुकारने की इजाजत दी थी। कुछ सेकंड के लिए झिझकने के बाद मच्छर की तरह भिनभिनाते हुए 3 छोटे शब्द उसके मुंह से निकले, लू। उयेन हुआ। लू वुजिया ने बौद्ध मोतियों के साथ छेड़छाड़ की। अपने दिल में बेहद खुश महसूस करते हुए उसने सम्मान से उसकी प्रशंसा की। बुरा अभिनय नहीं है। यद्यपि वह अभी अभी यहाँ आया है और उसने ज्यादा कुछ नहीं देखा है, फिर भी वह जो कुछ कहता है उससे लोग हमेशा 100% विश्वास कर लेते हैं। तू ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा, लेकिन अंदर ही अंदर अजीब महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वह संवेदनशील थी। आखिरकार ल्यूक गुजिया का मूड अक्सर बदलता रहता था। कौन जानता था कि उसकी तारीफ करने के बाद वह अचानक कुछ ऐसा कह देगा जिससे दूसरे लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। उसे इतना विनम्र देखकर तू को समझ में नहीं आया कि क्या करे। लेकिन जैसे ही ल्यूक गुजिया ने बोलना समाप्त किया, स्क्रीन पर वह दृश्य दिखाया गया जिसमें वान हुआ के सो जाने के बाद नया सम्राट चुपके से भूमिगत महल में घुस गया, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और पूरी रात उसे देखता रहा। अंत में उसका हाथ थामे और साथ में सोने से खुद को रोक नहीं सका। उनका चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपने शब्दों को सुधारा, ठंडे और बेरहमी से टिप्पणी की, यह हिस्सा बहुत ज्यादा अभिनय है, प्रदर्शन भी खराब है। अध्याय 58। तू को उम्मीद नहीं थी कि ल्यूक गुजिया कुछ अच्छा कहेगा। अभी अभी उसकी तारीफ एक अपवाद थी। अब जब वह उसका मजाक उड़ा रहा था तो उसे लगा कि यह सामान्य बात है। मैं एक नवागंतुक हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं मांग सकती। तू को दूसरों को प्रभावित करने का डर था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी आवाज कम कर दी। बात करना आसान बनाने के लिए वह लू वुजिया की ओर थोड़ा झुकी। उसे बस अपना सिर नीचे करने की जरूरत थी और उसके होंठ उसके लंबे बालों को छू लेंगे। लेकिन लू वुजिया ने ऐसा नहीं किया। वह स्क्रीन को घूरता रहा। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी क्योंकि उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तू को विश्वास नहीं हुआ। तो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? फिल्म चलती रही। नए सम्राट की वान हुआ के लिए भावनाएं धीरे धीरे बदल गईं, प्रशंसा से प्रशंसा में। यद्यपि वान हुआ भूमिगत महल में कैद थी और सूरज की रोशनी नहीं देख सकती थी, फिर भी उसका अहंकार जरा भी कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर नया सम्राट दुनिया भर से प्राकृतिक खजाने भी ले आए तो भी वह जरा भी नहीं डगमगाएगी। वे दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहने लगे, केवल राज्य के मामलों पर बात करते थे और अंततः नए सम्राट को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। अनुरोध स्वीकार न किए जाने से वह लगभग नियंत्रण खो बैठा। वान हुआ की ओर उसकी दृष्टि अधिकाधिक अस्पष्ट होती गई। नए सम्राट द्वारा यूं ही को बार बार सोते हुए देखने के दृश्य को देखकर लू वुजिया ने ठंडे स्वर में कहा, तुम छोटे जी परिवार के बदमाश हो। सीयू ने स्क्रीन पर देखा। उसने बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे देखा, लेकिन उसे लगा कि जी लिन का अभिनय उससे कई गुना बेहतर था। आखिरकार वह कई सालों से उद्योग में था, इसलिए उसका अनुभव स्वाभाविक रूप से व्यापक था। इसमें क्या कमी है? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। लू वुजिया ने बौद्ध मोतियों के साथ छेड़छाड़ की। उसके दिल में थोड़ा गुस्सा आया। आप दोनों बहुत अधिक सहयोग करते हैं, आपको इसमें से कुछ को हटा देना चाहिए। सीयू
उसने बड़े मालिक की प्रशंसा के स्तर की प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं की। निर्देशक लुओंग एक अनुभवी निर्देशक हैं। उन्होंने इस फिल्म का संपादन खुद किया है, इसलिए इसमें कोई अनावश्यक दृश्य नहीं है। यह समझना असंभव था कि लू वुजिया इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंची। लेकिन बड़े मालिक के साथ बहस करना एक बुद्धिमानी भरा निर्णय नहीं था। सीयू यह स्पष्ट रूप से समझ गया, इसलिए उसने अपनी सभी शिकायतों को निगलने की कोशिश की। इस समय हान डीएम ने आत्तन सीयू को पॉपकॉर्न दिया। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उसने किसी को इसे लेते नहीं देखा, इसलिए उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि सीयू के बगल में एक व्यक्ति बैठा था। हालांकि वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती थी, लेकिन उसके फिगर के आधार पर वह बता सकती थी कि वह एक आदमी था। ओह, क्या जीजी लियांग दाओ के घर पर नहीं है? वह फिर से वापस आ गया है। हान डीएम को लगा कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि काई लैम है। उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस एक सवाल पूछा। टूवो के माथे पर लगातार ठंडा पसीना बह रहा था। अब जाकर उसे याद आया कि वह कहाँ है। यह एक पूर्वावलोकन था और प्रशंसक उपस्थित थे। टिकटों की संख्या सीमित थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि यह अभिनेताओं के लिए आरक्षित सीटों की पंक्ति थी। हर कोई एक दूसरे के चेहरे को जानता था। एक नज़र यह जानने के लिए पर्याप्त थी कि यह कौन था। अकेले ऐसे व्यक्ति की बात करें जिसकी भयावह आभा पहली नज़र में अविस्मरणीय थी, जैसे लू वुजिया। सीयू ने उससे नहीं पूछा कि वह अंदर कैसे आया। आखिरकार वह लू परिवार का असली मालिक था। वह सिर्फ एक शब्द के साथ जहां चाहे जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से प्रशंसकों ने पाया कि कोई मिला हुआ था। इसके अलावा वह लू वुजिया के बगल में बैठी थी। उसका गला फिर से खुजलाने लगा। खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। टूवू को सचमुच सिरदर्द हो रहा था। उसने हान डीएम से फुसफुसाकर कहा, फिर ल्यूक नगुजिया को खींच लिया और जल्दी से बगल के दरवाजे से बाहर निकल गई। अजीब बात यह है कि उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। टूवू को अपने साथ खींचता रहा, यहाँ तक कि उसका हाथ भी कसकर पकड़ लिया। लेकिन टूवू इधर उधर देखने में व्यस्त थी कि आसपास के लोग उन पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। जब तक उसने प्रतिक्रिया की, तब तक उनकी उंगलियां आपस में उलझ चुकी थी। हुआ थान उयेन दरवाजे के पास बैठी थी। अगर निर्देशक उसे पसंद नहीं करता, तो वह उसके करीब क्यों आती? और हान दीम और टूवू ने पहले ही अपने चेहरे फाड़ लिए थे, इसलिए वे एक दूसरे के बगल में नहीं बैठ सकते थे। लेकिन किसी और ने भी उसका स्वागत नहीं किया। हुआ थान उयेन के पास अकेले एक कोने में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस स्थिति में उसे टूवू को किसी का हाथ खींचकर बाहर जाते हुए देखने का मौका मिला। वह आदमी बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वह कौन था? टूवू के साथ अभी भी इतने अंतरंग? क्या यह हो सकता है कि वे प्रेमी हों? हुआ थान उयेन ने दुर्भावना से सोचा, टूवू वास्तव में सरल नहीं है। क्या लाम को उसके द्वारा मूर्ख बनाया गया था? उसे स्पष्ट रूप से याद है कि अपने पिछले जीवन में झोउ सियू ने अनगिनत लोगों को छेड़ने के लिए अपने चेहरे पर भरोसा किया, जो कि इतनी जल्दी चढ़ाई हुई। वह जल्दी से सियू के पीछे चली गई, क्योंकि वह डरती थी, क्योंकि वह बेहद खुश थी। एक छोटे से चीनी मिट्टी के बर्तन की बोतल निकाली और एक गोली को बाहर निकाल दिया। आओ! हालांकि वह मुस्कुराया, लेकिन टूवू को लगा कि उसके बाल खड़े हो गए हैं। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मेरा यह मतलब नहीं था। बस मुझे पहले ही बता दो। मैं डायरेक्टर लोंग से तुम्हें टिकट देने के लिए कह सकती हूँ। आप अचानक इस तरह से दिखाई दिए। सीवू चतुराई से कितने लोग हैं?
किसी को एक डिजाइन करने के लिए और उसे अपने घर में भेजने के लिए कहा। पूरी तरह से बदलो। ऊपर पतली कमर को कसकर लपेटा गया था, जो बेहद मार्मिक था, लेकिन इसे 5वें मास्टर की प्राथमिकताओं के आधार पर डिजाइन किया गया था, इसलिए सरल और उदासीन भावना अभी भी कमोबेश मौजूद थी। उसने सी वू को देखा। ऐसा लग रहा था कि इस छोटी लड़की ने कोई सामान्य ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, लेकिन उसने उसे व्यक्तिगत रूप से पहनाने में मदद की। उसकी सांसें हर जगह थी। सी वू उसकी नजरों से रोंगटे खड़े होने से खुद को रोक नहीं पाई और खुद को पीछे हटने से नहीं रोक पाई, लेकिन उसके पीछे एक मजबूत दीवार थी। वह पीछे नहीं हट सकती थी। उसे नफरत थी कि वह इस भयानक नज़र से बचने के लिए थोड़ी छोटी नहीं हो सकती थी। सौभाग्य से लू वू जिया वास्तव में शर्मीली थी। वह बस वहां खड़ा होकर देख रहा था और कुछ भी बुरा करने का इरादा नहीं रखता था। उसे हरकतों से बचते देख वह हंसे बिना नहीं रह सका। तुम्हारी हिम्मत अभी भी इतनी छोटी है। मैं तुम्हें खाने का इरादा नहीं रखता। सी वू ने सोचा कि उसे बाद में प्रशंसकों के सवालों का जवाब कैसे देना होगा। वह यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे बड़े मालिक को जल्दी से जाने के लिए मनाना पड़ा। 5वें मास्टर, नहीं नहीं, लू युआन है, यहाँ तुम्हारा इंतजार करना बेकार है। मेरे पास अभी भी कुछ काम है जो मैंने पूरे नहीं किए हैं। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? उसने अभी भी आत्तन वू जिया को बुलाया, लेकिन उसकी याद दिलाने वाली निगाह देखकर उसने शर्माते हुए खुद को सुधारा। बहुत अच्छा नहीं है। ल्यूकंगू परिवार शांत और संयमित था। इस समय हुआ थान उयन पहले से ही चुपके से पीछे आ गया था। वह कोने में खड़ी थी और चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखें तुरंत ल्यूकंगू परिवार की ओर आकर्षित हुईं। क्या वह नहीं था ल्यूक परिवार का वह व्यक्ति जिससे वह पहले 2 बार मिल चुकी थी? हुआ थान उयेन आश्चर्यचकित थी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने 5वें परिवार से संपर्क करने का कोई रास्ता खोजने की उम्मीद में हर जगह पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसने सोचा होगा कि वह उसे यहाँ देख पाएगी? 5वां परिवार अभी भी झो सियू के संपर्क में था। वह अभी भी सोच रही थी कि झो सियू इस जीवन में इतना मुश्किल व्यक्ति क्यों बन गया है। यह पता चला कि उसके पीछे वाला व्यक्ति 6 परिवार था। जू किंगयुआन बिना पलक झपकाए देख रहा था। इस समय ल्यूकंगुजिया अपना हाथ उठाकर धीरे से तूवू के उलझे बालों को सहला रहा था। हालांकि उसके हाव भाव ठंडे थे, लेकिन उसकी आभा उतनी तीखी और डरावनी नहीं थी जितनी पिछली बार उसे देखने पर थी। यह थोड़ी शांत भी थी। सिर्फ इस बात से ही एक अंधा व्यक्ति भी देख सकता था कि तूवू उसके लिए बेहद खास था। हुआ किंग वान ने अपना फोन अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। मूल रूप से वह तूवू की डेट के सबूत की तस्वीर लेना चाहती थी, लेकिन यह पता चलने के बाद कि वह व्यक्ति लू वू जिया है, उसने बटन दबाने की हिम्मत नहीं की। लू जिया न केवल वह उसे भड़का नहीं सकती थी, बल्कि उसे दूर भी रहना था। अगर वह गलती से पता चल गया तो यह एक आपदा होगी। जो किंगवान के पास भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन वह वास्तव में अनिच्छुक थी। कहो, उसके चेहरे को आश्चर्यचकित करना, लेकिन इससे पहले कि वह 2 कदम उठा सके, हाथों की एक जोड़ी ने उसके कंधों को बंद कर दिया। जो व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कोमल होने का कोई इरादा नहीं किया था, बिना किसी हिचकिचाहट के जू किंगवान ने दीवार के खिलाफ कसकर दबा दिया। उसके पीछे उसके 2 हाथों को मोड़ दिया। आप और इस समय झो को याद करते हैं। जू किंगवान का दिल चमक गया। एक बहुत बड़ा तूफान आया था। क्या उसकी हर हरकत पर इस व्यक्ति की नजर थी? सी वू दूसरी तरफ की हलचल से चौंक गई। उसने अपना सिर झुकाकर देखा और आश्चर्य से बोली, जू किंगवान,
लियू वूजिया इत्मीनान से अपने बालों में कंघी कर रहा था। सी वू का ध्यान भटकता देख वह तुरंत थोड़ा दुखी हो गया। उसने सी वू की ठोड़ी पकड़ ली और उसे अपना सिर घुमाने के लिए मजबूर किया, यह न जानते हुए कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं। उसके अंगूठे ने हल्के से उसके मुलायम होठों को छुआ। अध्याय 59। तूवू ने देखा कि ल्यूक नगुगिया की नजरें उसके होठों पर रुक गईं। उसकी गर्म उंगलियां उसके होठों को सहला रही थी, मानो वह किसी दुर्लभ प्राचीन वस्तु को संजो रहा हो, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई क्रूर शिकारी उस पर नजर रख रहा हो। सौभाग्य से जू किंगयुआन एक ऐसी व्यक्ति थी जो नहीं जानती थी कि क्या करना है। उसने हताश होकर अपने शरीर को घुमाया। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन फिर भी शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। सीवू, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से अपने दोस्त से कहो कि मुझे जाने दे। हम एक पूर्वावलोकन पर हैं। अगर कोई और हमें देख लेता है तो यह अच्छा नहीं होगा। जू किंगयुआन पूरी तरह से भूल गई कि उसके शुरू से ही बुरे इरादे थे। सी वू का पीछा करके उसकी कमजोरी ढूंढना और मन ही मन प्रार्थना करना कि सी वू के पास कोई ऐसा रहस्य हो जिसे वह किसी को न बता सके। अगर उसके पास सबूत होता तो वह निश्चित रूप से सी वू की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देती। अब वह मासूम और ईमानदार होने का नाटक कर रही थी, जैसे कि अभी अभी जो कुछ हुआ वह किसी और का था, उसका नहीं। तूवू ने हुआ किंग वान की बात सुनी और अपने दिल में राहत की सांस ली। उसने हुआ किंग वान को देखने का नाटक किया। लू वू जिया की उंगली से बचते हुए चुपचाप उन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। तभी दमन की भावना थोड़ी कम हुई। वह मेरा दोस्त नहीं है, मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुझसे भीख मत मांगना। तूवू ने देखा कि हुआ थान उयेन उसे लालसा भरी निगाहों से देख रहा है। वह अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सकी। वह बेवकूफ नहीं थी। हान तियान तियान की गलतियां अभी भी थी। जू किंग वान चुपके से उन्हें देख रही थी। वह जानती थी कि वह बिना सोचे समझे क्या करने जा रही है। सी वू इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। जू किंग वान के हाथ अभी भी कसकर बंधे हुए थे। उसका पूरा शरीर दर्द और थकावट दोनों से भरा हुआ था, जिससे उसका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया था। और सी वू के दृढ़ इनकार को सुनकर उसकी आंखों की गहराई में तुरंत आक्रोश का एक संकेत दिखाई दिया। तभी लू वू जिया ने उस अतिरिक्त व्यक्ति को देखा। उसने अनजाने में अपने अंगूठे को सहलाया, जैसे कि अभी नरम एहसास को याद कर रहा हो, जबकि उसका दूसरा हाथ धीरे धीरे बौद्ध मनके को सहला रहा था, जो अलौकिक और अलौकिक लग रहा था। तुम्हारा अधिकार है। जैसे ही ल्यूक गुजिया ने अपना मुंह खोला, उसने तूवू के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। उसकी हैरान अभिव्यक्ति को देखते हुए वह हंस पड़ा और हुआ थान उयेन की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। तुम उसके साथ कैसे पेश आना चाहती हो? उससे पूछो। सी वू को लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन थोड़ी देर तक देखने के बाद उसने पाया कि लू वू जिया की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। वह वास्तव में उसकी राय पूछ रहा था। शुरुआत से लेकर अब तक सी वू ने यह पुष्टि करने की हिम्मत नहीं की कि वह लू वू जिया को कितना समझती है, लेकिन एक बात थी जिसके बारे में वह बेहद आश्वस्त थी। इस आदमी को बहुत मजबूत नियंत्रण विकार था। उसे संतुष्ट होने के लिए सब कुछ उसके तरीके से होना चाहिए, लेकिन अगर वह अपने मूल प्रक्षेपवक्र से थोड़ा भी विचलित होता है तो वह निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए, तूवू ने जो दवा पी थी वह सब उसने खुद तैयार की थी, या तूवू ने जो ड्रेस पहनी थी स्टाइल और रूप रंग उसकी पसंद से मेल खाना चाहिए था, जो उसे असहज करता था, वह भी बदकिस्मत हो जाता था। इसलिए जब लू वू ने अचानक उसकी राय पूछी तो तूवू को समझ में नहीं आया कि क्या करे। मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके हाव भाव बहुत गंभीर थे। तूवू ने भी अनजाने में खुद से गंभीरता से पूछा।
उसे वाकई लगा कि हुआ किंगयुआन बहुत परेशान करने वाली है, लेकिन उससे दूर रहना ही काफी था। उसने कभी दूसरे तरीके नहीं सोचे थे। सीवू के हाव भाव को देखकर लू वुजिया को अंदाजा हो गया कि यह छोटी लड़की क्या सोच रही थी, और उसने अपने दिल में आह भरी, कितनी कमजोर है। उसे बाहर निकालो, श्री ल्यूकंगू ने बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला किया। रुको, श्री ल्यूक, नहीं श्रीनगू, मेरी बात सुनो, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। जो किंगवान को लगा कि उसके कंधे कस कर जकड़े जा रहे हैं, दर्द से उसके दांत भीग रहे थे। अब वह दिखावा करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह जानती थी कि उसके सामने खड़ा आदमी मजाक नहीं कर रहा था। वह तुरंत घबरा गई और बोली, मैं निश्चित रूप से अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। इस समय ईर्ष्या अब महत्वपूर्ण नहीं थी। जो किंगवान केवल इतना जानती थी कि उसे घसीटकर बाहर नहीं निकाला जा सकता था। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर थे। अगर उसकी तस्वीर खींची गई तो वह निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। सीवू को अचानक हान तियान की बात याद आ गई। तुरंत बोली, 1 मिनट रुको, मुझे उससे कुछ पूछना है। अंगरक्षक ने उसे बोलते हुए देखा, पूछा भी नहीं, दृढ़ता से उसका हाथ छोड़ दिया, जैसे कोई छाया अंधेरे कोने में पीछे हट गई हो। जू किंगवान, अभी अभी तुम हान तियान को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही थी, है ना? तू ने एक कदम आगे बढ़कर भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हुआ थान उयेन ने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे, और जब उसे छोड़ा गया तो वह लगभग खड़ी नहीं हो पा रही थी। अभी उसने इतनी मेहनत की कि उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए और उसका पूरा शरीर असहनीय दर्द में था। उसने अपना सिर उठाकर तू को देखा। उसके दिल में बहुत जलन हो रही थी। वह शुरू में व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना चाहती थी कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो किसी मृत व्यक्ति को देख रहा था, तो हुआ किंगवान तुरंत कांप उठी और सहमति में अपना सिर हिलाया। यह सही है। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसे पछतावा हुआ। उसे यह क्यों स्वीकार करना चाहिए? लेकिन पांचवें मास्टर की नज़र वाकई बहुत डरावनी थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह निश्चित रूप से उसे मार डालेगा। इससे पहले जो किंगयुआन ने इस आदमी पर चढ़ने का इरादा किया था, लेकिन अब वह चाहती थी कि वह जितना संभव हो सके उससे दूर हो जाए। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा है। धीरे से कहने के लिए, आप मुझे उस व्यक्ति का नाम बताते हैं, मैं आपको हॉल में लौटने दूंगा, अन्यथा ये लोग आपको गायब करना चाहते हैं। एक बहुत ही सरल मामला है, क्या आप समझते हैं? किसी वो ने भी दूसरों को धमकी देने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जू किन्यन को फिर से बताने के लिए बहुत कुछ नहीं था, और अनिच्छा से उस रिपोर्टर का खुलासा किया जिसने उसके साथ सहयोग किया। अपना फोन निकालते हुए ल्यूकंगुजिया ने तुरंत भौहें सिकोड़ी। और किसे फोन करना है? इस छोटी लड़की की एक समस्या है जिसे वह उससे हल करने के लिए नहीं कह सकती। वह और किसे पूछना चाहती है? हिम्मत वाकई बड़ी होती जा रही है। सीयू ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया, लू शिंगझो, क्या वह हुआन यी का महाप्रबंधक नहीं है? उसे मीडिया से बहुत परिचित होना चाहिए। मैं उससे पूछने जा रहा था कि क्या वह पांडुलिपि वापस लेने के लिए इस व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। जो किंगयुआन एक तरफ खड़ी होकर सुन रही थी, उसका दिल तुरंत ठंडा हो गया। झो सियू का हुआन यी के महाप्रबंधक के साथ अच्छा रिश्ता लग रहा था। अगर ऐसा है तो क्या मेरे पास उसे नीचे धकेलने का मौका होगा? लू वुजिया फिर से पूछने के लिए बहुत आलसी था। उसने बस अपने अधीनस्थों को काम करने का आदेश दिया, और वैसे भी किसी को जू किंगयुआन को वापस हॉल में ले जाने के लिए कहा। तभी वह तुवु के करीब आया, मुस्कुराते हुए लेकिन बिना मुस्कुराए, और पूछा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा सबसे पहले ल्यूक तिन्हचाओ के बारे में ही सोचती हो, है न? अंतिम शब्द हंसी से भरा था,
लेकिन किसी कारण से तुवु ने बहुत दबाव महसूस किया। वह अपना सिर हिलाती रही। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस ऐसा लगता है कि उसे बाहर ले जाना आसान है। लू वू ने इस अज्ञानी खरगोश को देखा, उसका दिल गुस्से से भर गया। वह दुर्लभ औषधियां इकट्ठा करने के लिए पूरी दुनिया में गया था और उसे मोटा करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, जिससे वह अब उतनी दुबली नहीं रही जितनी पहली बार मिलने पर थी। फिर भी उसने सब कुछ भूलने की हिम्मत की थी। लू जिंगझो को उससे ज्यादा बार कॉल किया था और ज्यादातर बार वह ही कॉल करने वाला था। यह अच्छा नहीं था। उसने इस सफेद खरगोश को अपने इस्तेमाल के लिए मोटा किया था और उसे किसी और को बेचने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसलिए सी वू की हरकतों से 3 साल की लू को बेहद घृणा हुई। लू वुजिया ने धीरे से उसकी ठुड्डी पकड़ी और कुछ सेकंड के लिए उसे देखा, जबकि वो अभी भी उलझन में थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। इस आदमी ने अचानक अपना सिर नीचे किया और उसकी पलकों को ऐसे चूमा जैसे कोई ड्रैगनफ्लाई पानी पर तैर रहा हो। वो बुरी तरह डर गई। वह क्या करना चाहता था? यह क्रिया चुंबन के रूप में नहीं गिनी गई, बस स्पर्श करना और फिर अलग होना, बिना किसी अतिरिक्त क्रिया के। लेकिन यह सी वू को अंदर तक झकझोरने के लिए काफी था। इस अत्यधिक आश्चर्य ने उसे खून की उल्टी के बारे में भूला दिया। वह केवल अपने सामने खड़े आदमी को घूर सकती थी। लंबे समय तक एक शब्द भी नहीं बोल पाई। लू वू जिया ने समझदारी से काम लिया। उसे नहीं लगा कि यह अंतरंग क्रिया बिल्कुल भी गलत थी। उसके अंगूठे ने धीरे से उसके होठों को सहलाया। उसने धीरे से मना किया, अगली बार अगर कुछ हुआ तो किसी और की तलाश में मत जाना, ठीक है? सी वू का दिमाग अभी भी सामान्य नहीं हुआ था। वह केवल सदमे में सिर हिला सकती थी। यह नहीं जानती थी कि उसने अभी क्या सहमति दी है। डरो मत, लू वू जिया ने धीरे से कहा, मेरा कोई मतलब नहीं है। बस उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए, उसने पहले ही इस खरगोश की हिम्मत के बारे में बहुत सोचा था। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि यह जगह सही नहीं थी और वह उसे डराने से डरता था, तो वह निश्चित रूप से बहुत दूर चला जाएगा। लू वू जिया कई सालों से उच्च पद पर था। वह नरम और कोमल होने के सिद्धांतों के बारे में बेहद जानकार था। अगर छोटी लड़की ने एक पल में प्रतिक्रिया दी, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी आग होगी। इसलिए उसने प्यार से तुवु के कोमल चेहरे को सहलाया। वापस जाओ, मैं आज रात तुम्हें लेने आऊंगा। तुवु भूतों के एक समूह की तरह थी जो हॉल में वापस उड़ रही थी। उसका दिमाग बेहद अस्त व्यस्त था। बेशक उसने ल्यूक नगुजिया के अंतिम शब्द नहीं सुने थे। वह इतनी विचलित थी कि जब वह अपनी सीट पर लौटी तो वह लगभग हान तियान के पैर से टकरा गई और अपनी पीठ के बल गिर गई। लेकिन फिर भी सी वू की आंखें अभी भी अप्रभावित थीं। फिल्म खत्म हो गई थी। सी वू द्वारा निभाई गई राजकुमारी यूनहे की भी मृत्यु हो गई थी और कमरे में एक धीमी सिसकने की आवाज सुनी जा सकती थी। प्रशंसक सभी फिल्म में डूबे हुए थे और किसी ने भी सी वू पर ध्यान नहीं दिया। हान तियान अपने आंसू पोंछ रही थी, लेकिन सी वू उसके पैर से टकरा गई। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं अस्वस्थ महसूस हो रहा है? मंद रोशनी के नीचे हान तियान सी वू का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था। इस समय उसका पूरा शरीर लाल था और उसकी बादाम जैसी आंखें आंसुओं से चमक रही थी, जैसे कि किसी ने उसे रोने के लिए चिढ़ाया हो। हान तियान डर गई। क्या हुआ? क्या सी वो अभी जी लिन के साथ बाहर नहीं गई थी? उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए मुझे मत बताओ कि उनके बीच कोई बहस हुई थी, अन्यथा वह इतनी नाराज क्यों होती? तुम्हारा चेहरा इतना लाल है, ऐसा लग रहा है कि तुम रो भी रहे हो। हान डीएम ने चिंतित होकर पुकारा, तू वो
मैं ठीक हूँ, टू वू ने सहजता से जवाब दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे केंद्रित होने लगी। डर, शर्मिंदगी और घबराहट की तीन भावनाएं एक साथ मिलकर उसकी आंखों को और भी नम बना रही थी। कुछ सेकंड भी नहीं बीते थे कि तू वो अपना चेहरा ढकने से खुद को रोक नहीं सकी। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। निश्चित रूप से ल्यूक नूजिया उसके साथ मजाक कर रहा था, है ना? या फिर यह हरकत कुछ और इशारा कर रही है, या फिर वह उससे बदला लेने के लिए उसे ढूंढने की योजना बना रहा है। टू वो ने बहाने ढूंढने की पूरी कोशिश की। उसके बगल में बैठी हान दीम दीम बेहद हैरान थी। उसके मन में सवाल उठ रहा था, आखिर उसने क्या स्वीकार नहीं किया? सीवू और जी लिन का बहन जैसा रिश्ता टूट गया है। अध्याय 60। हान डीएम मूल रूप से टू वो से थोड़ा पूछना चाहती थी, लेकिन फिल्म समाप्त हो गई थी। कमरे में रोशनी भी चालू थी। उसे अपने दिल में संदेह को रोकना पड़ा। ईमानदारी से बैठ गई और निर्देशक लुओंग को प्रशंसकों को फिल्मांकन के दौरान कुछ मजेदार कहानियां सुनाते हुए सुना। तू वो, अपना ध्यान केंद्रित करो। हमें अभी प्रशंसकों से मिलना है, ज्यादा मत सोचो। उसने चिंतित होकर सलाह दी। टू वो की वर्तमान स्थिति ऐसी थी जैसे एक कान अंदर और दूसरे से बाहर जाता था। उसका शरीर यहाँ था लेकिन उसकी आत्मा बहुत दूर थी। उसकी आंखें फर्श पर खाली घूर रही थीं। वह नहीं जानती थी कि निर्देशक लोंग ने क्या कहा। भले ही उन्होंने उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी प्रशंसा की, उसे परवाह नहीं थी। इसलिए जब निर्देशक लोंग ने मुख्य अभिनेताओं को मंच पर आमंत्रित किया, तो केवल टू वो ही नहीं हिली। टू वो, चलो। हान डीएम ने कुछ कदम आगे बढ़ाए लेकिन फिर भी उसे पीछे कोई नहीं दिखाई दिया। वह संदेह में पलटी। टू वो अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। हान डीएम ने चुपके से उसकी कमर पर चुटकी काटी। तभी टू वो ने थोड़ी प्रतिक्रिया दी। तुम क्या सोच रही हो? निर्देशक लोंग ने पहले ही 2 बार फोन किया है। हर कोई तुम्हें देख रहा है। काई लैम और हुआ थान उयेन पहले से ही मंच पर इंतजार कर रहे थे। प्रशंसक इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि वे छत उड़ा देना चाहते थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चला कि एक व्यक्ति गायब है। इसलिए सभी की निगाहें एकमत होकर टू वो पर टिक गईं। हान डीएम के हाथ से खींचे जाने पर टू वो थोड़ा अस्थिर होकर चला। उसकी खराब त्वचा देखकर लुओंग दाओ को लगा कि उसकी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। जब वे सेट पर थे, तब भी उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा था। इसलिए भले ही टू वो अनुपस्थित थी, निर्देशक लियांग ने उसे बिल्कुल भी दोष नहीं दिया और यहाँ तक कि समर्थन में कहा, ऐसा लगता है कि हमारी टू वो अभी भी फिल्म में डूबी हुई है और विचारों में खोई हुई है। यहाँ हर कोई हमें एक समीक्षा क्यों नहीं देता? क्या आपको लगता है कि टू वो का अभिनय अच्छा है? प्रशंसकों ने देखा कि सी वू सहज रूप से चलकर जी लिन के बगल में खड़ी हो गई और जी लिन ने सहानुभूतिपूर्वक उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कि उसे डर था कि वह खड़ी नहीं हो पाएगी। वे इतने उत्साहित थे कि वे पागल हो गए। अच्छा, कुछ बोल्ड लड़कियों ने पहले से तैयार किए गए बैनर भी निकाले, जिन पर बड़े आकर्षक शब्द "मुझे हमेशा तिल और कस्टर्ड अंडे पसंद रहेंगे" लिखे थे। चीखों की वजह से टू वो को होश आ गया। उसने अपना सिर हिलाया और खुद को मजबूर किया कि वह ल्यूक नूजिया को अपने दिमाग से निकाल दे। केवल हुआ थान उयेन अकेली किनारे पर खड़ी थी। निर्देशक लोग उसे पसंद नहीं करते थे। काई लैम और हान डीएम को भी लगा कि वह बहुत परेशान करने वाली है, इसलिए वे सभी उससे दूर रहने के लिए सहमत हो गए। हुआ थान उयेन शर्मिंदगी में एक कोने में अकेली खड़ी रह गई। वहां कोई भी प्रशंसक उसे प्रोत्साहित नहीं कर रहा था और मुख्य अभिनेता ने जानबूझकर उससे दूरी बनाए रखी। वह एक एक्स्ट्रा कलाकार की तरह लग रही थी। इसलिए जब उसने प्रशंसकों को उत्साहपूर्वक टू वो का स्वागत करते देखा,
तो हुआ थान उयेन की आंखें घृणा से लाल हो गईं। अभी जब उसे अंगरक्षकों द्वारा वापस ले जाया गया तो वे लोग उसके चीखने से नहीं डरे। उन्होंने बस ठंडे स्वर में कहा, मिस चू ने आपको पहले वापस जाने के लिए कहा था, बस बैठो और ईमानदारी से इंतजार करो। फिर एक झटके में गायब हो गया। हुआ थान उयेन ने जब उन्हें अत्यंत सम्मानपूर्ण भाव से तू वू का उल्लेख करते सुना तो उसके हृदय में निरंतर बड़ी बड़ी लहरें और तूफान उठ रहे थे। यदि यह पांचवें मास्टर का आदेश होता तो वह इसे स्वीकार कर लेती क्योंकि वह भी बेहद डरी हुई थी। लेकिन चू तू वो जो भी कहती अंगरक्षक सुन लेता। तब क्या वह पहले ही उससे हार नहीं चुकी होती? यह अंतर बहुत बड़ा है। हुआ थान उयेन वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने इतनी स्पष्ट थी कि वह उस पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सकी। तू वो की प्रतिष्ठा उससे कहीं ज्यादा थी और यह सच था कि उसे उससे ज्यादा समर्थन प्राप्त था। हुआ थान उयेन मंच पर खड़ी थी। सभी की निगाहें केवल तू वो पर थीं। वह एक अदृश्य व्यक्ति से अलग नहीं थी। इसलिए इस समय हुआ थान उयेन को एहसास हुआ, उसने पहले तू वो पर जो योजनाएं बनाई थी, शायद लोगों को उनकी परवाह भी नहीं थी। तू वो को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हुआ थान उयेन क्या सोच रहा था और वह इसकी परवाह भी नहीं करना चाहती थी। निर्देशक लियांग द्वारा कलाकारों का परिचय कराने के बाद अगला भाग लकी ड्रा का था। इस प्रीव्यू में बहुत ज्यादा प्रशंसक नहीं आए थे। हॉल में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को एक यादृच्छिक संख्या दी जाएगी। चुने गए व्यक्ति को अभिनेताओं से सवाल पूछने या उनसे ऐसे काम करवाने का अधिकार होगा जो बहुत अजीब न हो, जैसे कि सच या हिम्मत का खेल। इस शो के कारण अनगिनत प्रशंसक पूर्वावलोकन में भाग लेना चाहते थे। बदकिस्मत लोग कई दिनों तक विलाप करते रहे। अंततः सरकार ने घोषणा की कि वे शो का वीडियो सार्वजनिक करेंगे। तब जाकर जनता का गुस्सा शांत हुआ। चुना गया पहला व्यक्ति एक गोल चेहरे वाली लड़की थी, जो अभी भी अपने हाथ में एक अधूरा बन पकड़े हुए थी। वह बहुत दयालु लग रही थी, लेकिन उसके शब्दों ने लोगों को चौंका दिया। भाई काई, क्या आप सी वू को एक राजकुमारी की तरह गले लगा सकते हैं और फिर मंच के चारों ओर घूम सकते हैं? यह अनुरोध बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन काई लैम थोड़ा उलझन में था। वह पूछे बिना नहीं रह सका। क्यों? लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जहां नया सम्राट राजकुमारी वान हुआ को गले लगाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वे दृश्य वास्तविक हैं? काई लैम, क्या उसका मतलब है कि वह अपनी बहन को गले नहीं लगा सकता? काई लैम को बहुत अपमानित महसूस हुआ। बिना कुछ कहे वह नीचे झुका और टू वू को उठा लिया। वह शुरू में इस अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई तरीका सोचने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अचानक पकड़ी गई और काई लैम ने उसे उठा लिया। जी लिन को लगा कि ऐसा करना उसके अन्याय को साफ करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने राजकुमारी को सिर्फ गले लगाने तक ही नहीं रोका। उसने सीयू को अपने कंधे पर बैठाया, फिर वीरतापूर्वक और राजसी ढंग से अपनी बहन को कुछ देर तक इधर उधर घुमाया। उसके बाद उसने उसे जाने देने से इनकार कर दिया, मुद्रा बनाए रखी और लड़की से पूछा, क्या यह साबित करने के लिए पर्याप्त है? तो वो उसकी हरकतों से डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथ कहाँ रखे। वह सिर्फ काई लैम की बाह पर झुक सकती थी। इतने सारे लोगों को देखते हुए और उसकी त्वचा पतली होने के कारण तो वो तुरंत शर्मा गई और बुदबुदाई, ए लैम, बस बस। लड़की ने अपना मुंह पूरा खोला और लगातार सिर हिलाया। बस। भाई काई वास्तव में बहुत मजबूत है। प्रशंसक पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। सीयू फोन के फ्लैश को लगातार टिमटिमाते हुए देख सकती थी। वह बहुत शर्मिंदा थी।
वह जी लिन से कहना चाहती थी कि वह उसे नीचे रख दे। अचानक उसकी आंखों के कोने ने प्रवेश द्वार पर एक व्यक्ति को खड़ा देखा। उस व्यक्ति ने एक सफेद नाशपाती के फूल की पोशाक पहन रखी थी। उसके हाथ में एक बौद्ध मनका था। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। उसका चेहरा बिना किसी खुशी या गुस्से से भरा था। तू वो की पलकें झपकने लगी और उसे सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। मास्टर ल्यूक नगू, वह वहां कितनी देर से खड़ा है? निश्चित रूप से आपने वह दृश्य नहीं देखा होगा जब काई लैम ने उसे उठाया था। उसके मन में अपराध बोध की भावना भर गई। वह स्वयं नहीं जानती थी कि उसे इसकी परवाह क्यों करनी थी कि ल्यूक नगुगिया ने यह देखा या नहीं। तूवू ने घबराकर काई लैम की बाह पकड़ ली और नीचे कूद पड़ी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने उसकी स्कर्ट के कोने को कसकर पकड़ लिया। जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। दूसरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। जी लिन ने नहीं सोचा था कि सी वो अचानक नीचे कूद जाएगा। उसकी बहन अभी भी ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थी। क्या होगा अगर वह गलती से अपना टखना मोड़ ले? इसलिए उसने उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पाया कि उसकी बहन उसके हाथ से बचने के लिए झुक गई थी। काई लैम, यह सच है कि उसे बिना कुछ कहे तो वो को नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसे ऐसे ही मत छोड़ो टीटी। तू वो ने यह जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन यह सोचकर कि कोई उसे घूर रहा है, वह खुद को रोक नहीं सकी। रुको, उसे क्यों डरना चाहिए? उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। निर्देशक लोंग ने यहाँ स्थिति को नजरअंदाज कर दिया और अगले भाग्यशाली प्रशंसक का चयन करते हुए दिल खोलकर हंसने लगे। अपने खुद के नंबर सुनकर लियू यू को यकीन नहीं हुआ और वह धीरे से खड़ी हो गई। वह वाकई बहुत भाग्यशाली थी। उसे एक दिन लॉटरी टिकट खरीदने जाना था। लियू यू ने निगल लिया, माइक उठाया और बड़े उत्साह के साथ कहा, मैं आपके आदर्श प्रकार को जानना चाहता हूँ। यह मुद्दा प्रशंसकों को बहुत पसंद आया। हॉल में तुरंत ही माहौल गर्मा गया। केवल तू वो ही स्पष्ट रूप से परेशान दिख रही थी। मुख्य अभिनेताओं ने एक एक करके जवाब दिया। जी लिन ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और बहुत ईमानदारी से कहा, मैंने अभी तक इस समस्या के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित रूप से मेरी बहन के साथ मेरे जैसा अच्छा व्यवहार करेगा। लियू यू इतनी उत्साहित थी कि उसने लगभग माइक्रोफोन गिरा दिया। सुनो, यह एक मार्मिक बहन का प्यार है। ल्यूक नगुजिया दीवार से टिककर बिना मुस्कुराए मुस्कुरा रहे थे। वह छोटी लड़की जिसे अभी अभी किसी ने स्टेज पर घुमाया था, उसे देखकर भी जानबूझकर उससे दूर रही। अब वह सुनना चाहता था कि तू वो क्या जवाब देने वाला है। अंततः तू वो की बारी आई। उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। हालांकि उसने जानबूझकर ल्यूक नगुजिया की दिशा में नहीं देखा, वह महसूस कर सकती थी कि एक ठंडी निगाह उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। आदर्श प्रकार, मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर मैंने कहानी खत्म करने के लिए ऐसा कहा तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से उसे बुरी तरह पीटेगा। प्रशंसकों की चमकदार आंखों के नीचे सीयू ने धीरे से अपना मुंह खोला। मेरे पास कोई विशेष अनुरोध नहीं है। एक सौम्य व्यक्तित्व ठीक है, और आपको बात करते समय थोड़ा अधिक उचित होना चाहिए, और आपको भोजन के बारे में बहुत ज्यादा चूजी होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद सीयू मदद नहीं कर सकी, लेकिन लू वू जिया पर एक नजर डाली और निश्चित रूप से उसके चेहरे पर मुस्कान गहरी और गहरी होती गई। इतनी मुस्कुराहट कि सीयू के बाल खड़े हो गए, इसलिए उसने बहुत समझदारी से 180 डिग्री का मोड़ लिया। मैंने अभी उन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वास्तव में मुझे लगता है कि भोजन के बारे में चूजी होना बहुत अच्छा है। यहाँ तक बोलते हुए उसके शरीर पर गर्मी धीरे धीरे फिर से बढ़ गई। उसने कड़ी मेहनत जारी रखी। आगे कहा,
अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं निश्चित रूप से परवाह नहीं करूंगी कि वह किस तरह का व्यक्ति है। सवाल का जवाब देने के लिए संघर्ष करने के बाद तूवू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अंदर ही अंदर आह भरी। सौभाग्य से पांचवा मास्टर नाराज नहीं था। यह सोचकर वह थोड़ा स्तब्ध थी। नहीं, उसे इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि वह नाराज है या नहीं। तूवू के दिमाग में अचानक ल्यूक गुजिया का वह दृश्य आया जिसमें वह अपना सिर नीचे करके उसकी पलकें चूम रहा था। वह स्पष्ट रूप से इतना डरा हुआ था कि उसे कुछ और याद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसे यह सब बहुत स्पष्ट रूप से याद था। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी उसे गौर से घूर रही थी। मंच पर चमकती रोशनी ने तूवू को घेर लिया। यह स्पष्ट रूप से गर्म नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसके कान लाल हो रहे हैं।